Good morning, all of you. Today I am dealing with this difficulty section number 6. कुछ प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं, उसको मैं कर लेता हूँ, और एक दो प्रॉब्लम जो मैंने ऑलरेडी किया है उसको भी मैं रिपीट कर लेता हूँ. द प्रॉब्लम्स जो काफ़ी एक्सटेंड होते हैं उसको मैं फिर से रिपीट करूँगा. सो द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम मैं अभी जो डील करने वाला हूँ, इट इज 294 दैट अ रॉकेट इज लॉन्च वर्टिकली फ्रॉम द सरफेस. एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद डेफिनेटली इट विल स्टॉप इफ द काइनेटिक एनर्जी इज कंप्लीटेड. काइनेटिक एनर्जी अगर खत्म हो गई तो वहां पे जाके रुक जाएगा. तो कितने हाइट तक वो रॉकेट जाता है ये हमको निकालना है. टू फाइंड दिस आउट एक सिंपल तरीका है. वी यूज अगेन द कंजर्वेशन प्रिंसिपल. टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस इज टोटल एनर्जी एट हाइट h. आपने उसको प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी इक्वल टू v, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस gmm अपॉन r. वहां पर उसके पोटेंशियल एनर्जी विल बी gmm अपॉन r प्लस h, और वहां पे काइनेटिक एनर्जी हो चली इक्वल टू 0. ये आपको मिल गया. तो मुझे यहां पर मिलेगा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू इट इज gmm अपॉन, यहां पर एक काम करेंगे, इसको कॉमन निकाल लेते हैं. दिस इज 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस h. ये मिल गया. m एंड m विल गेट कैंसल्ड. अभी आप रिजल्ट की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे. रिजल्ट में एक समझ में आ रहा है कि वहां पर g के टर्म्स में है, कैपिटल G के टर्म्स में, इट इज इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो मैं यहां पर ऐसा लिखूंगा v स्क्वायर अपॉन 2, या 2 को इधर लेके आ जाते हैं, और इसके जगह मैं लिखूंगा r स्क्वायर g, एंड दिस इज 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस h. ये मिल गया आपको. इस टर्म को इधर लेके आता हूं मैं, तो मुझे मिलेगा v स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर g इज इक्वल टू 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस h. आप रिजल्ट की तरफ ध्यान देते जाएंगे और अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा. तो ये मिलता है v स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स r स्क्वायर g माइनस 1 अपॉन r. माइनस 1 अपॉन r इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन r प्लस h. एक काम करेंगे, इसका एलसीएम में निकालता हूं. इट इज 2 टाइम्स r स्क्वायर g. तो यहां पर कितना बचेगा? इट इज v स्क्वायर माइनस एक r चले गया 2 टाइम्स r g, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन r प्लस h. ये भी मिल गया है. एक काम करेंगे, माइनस साइन को यहां बाहर निकालेंगे हम. तो माइनस साइन को अगर मैं बाहर निकालता हूं तो मुझे मिलेगा 2rg माइनस v स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर g इज इक्वल टू, माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगी, तो दिस इज 1 अपॉन r प्लस h. मुझे h निकालना है इनफैक्ट. तो अभी हम क्या करेंगे? सो आई हैव r प्लस h इज इक्वल टू 2 टाइम्स r स्क्वायर g अपॉन 2 टाइम्स rg माइनस v स्क्वायर. तो अल्टीमेटली मुझे मिलेगा h इज इक्वल टू 2 टाइम्स r स्क्वायर g अपॉन 2rg माइनस v स्क्वायर माइनस r. तो यहां पर h विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स rg माइनस v स्क्वायर. यहां पर इट विल बी 2 टाइम्स r स्क्वायर g माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स r स्क्वायर g और प्लस v स्क्वायर r. ये दोनों आपके कैंसिल हो गए. सो अल्टीमेटली व्हाट यू हैव हियर, इट इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स rg माइनस v स्क्वायर. ये आंसर आने चाहिए. सो इनफैक्ट इन्होंने यहां पर क्या किया देख लीजिए आप. इट इज r अपॉन v स्क्वायर को मैं डिनोमिनेटर में लेके जाता हूं,
इट इज इन फैक्ट v स्क्वायर के साथ r भी जुड़ा हुआ है, दैट्स इट। अब ये काम करता हूं मैं, v स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लेके जाता हूं, तो मुझे ये मिलेगा 2 टाइम्स rg अपॉन v स्क्वायर माइनस 1। ये आंसर हम चेक कर लेते हैं। इट इज इन फैक्ट इक्वल टू r अपॉन 2rg v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस 1। सो दिस इज द रिजल्ट। मेरे ख्याल से बाकी के मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस के लोग ज्यादा ध्यान मत दीजिए। बेसिक चीज ऐसी है कि टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द हाइट एज। उसके बेसिस पे ये होगी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एज, एंड वी प्रोसीड टू अल्टीमेटली गेट द रिजल्ट। फॉर प्रॉब्लम नंबर 303, 3 स्फीयर्स दिए हैं, सभी का मास स्मॉल m है, रेडियस इज कैपिटल R, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे पूछा गया है आपको, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी स्फीयर ड्यू टू द अदर टू। लेट अस से ये दो स्फीयर्स इस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे और वो फोर्स हमको निकालना है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय दीस टू स्फीयर्स ऑन द स्फीयर नंबर 1, ये हमको निकालना है। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर the resultant of these two forces will be definitely in this direction। तो अगर मुझे ये resultant force अगर निकालना है तो what is to be done? और एक बात, the force exerted by 2 on 1 and the force exerted by 3 on 1 is same, the two forces are equal, और ये दोनों forces exert कर रहे हैं in this particular direction। यहां पर ये जो angle है it is equal to 60 degrees। So when two forces act of equal magnitude एक काम करता हूं मैं, इसको लेता हूं F1, दूसरे को भी लिया मैंने इक्वल टू F1 प्लस 2 टाइम्स F1 इंटू F2, यानी F1 ही हो गया, एंड कोसाइन ऑफ 60 डिग्रीज बिकॉज एंगल वहां पे 60 डिग्रीज है, तो F इज इक्वल टू रूट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स F1 स्क्वायर 2 times F1 square and cosine of 60 is equal to half. This will get cancelled, तो मुझे मिलेगा F is equal to root 3 F1। This is what I get। तो यहां पर और आगे में देख लीजिए what is this F1 equal to? F1 is the force exerted by 2 on 1। तो दोनों के बीच में मास कितना है? m है। Again the other mass is equal to m, तो it is m into m upon r, डिस्टेंस है 2r, इसलिए 2r the whole square मैंने कर लिया है। So we have the F, the force acting is equal to root 3, आपको मिल गया root 3 into F1, so this is equal to root 3 G m1 into m into m, that is equal to m square upon 4r square। I think this should be the answer, and that is the answer। यहां पर देख लीजिए, the force exerted by 2 on 1 is in this direction, the force exerted by 3 on 1 is in this direction, दोनों forces equal है, तो मैंने कहा कि ये force resultant force will be equal to what? F1 square plus F1 square into 2 times F1 into F2 into cosine 60, and this is the result which is obtained। तो मैंने F निकाल लिया। This is the answer। I think it's very clear to all of you। Next problem जो मुझे डील करना है, it is number is 311 है। 311 में क्या दिया देख लीजिए आप, if both the mass and the radius of the earth decrease by 1%, then the value of acceleration due to gravity increase होगा कि decrease होगा पूछा गया है। If both acceleration due to gravity is equal to gm upon r square, तो यहां पर आपने क्या किया है, दोनों मास एज वेल एज रेडियस, मास को अगर मैंने 1% से डिक्रीज किया और इसको 1% से डिक्रीज किया, इसका इफेक्ट 2 टाइम्स रहेगा, इसका इफेक्ट 1 टाइम्स रहेगा। सिर्फ मास अगर मैं चेंज करता हूं तो इसको डिक्रीज करने से g डिक्रीज होगा, सिर्फ अगर रेडियस को मैं डिक्रीज करता हूं तो इंक्रीज बाय 2%। तो इसके कारण 1% का डिक्रीज
इसके कारण 2% का डिक्रीज 2% का इंक्रीज, तो अल्टीमेटली इट हैज टू इंक्रीज बाय 1% अपने पुराने रूल्स के हिसाब से। इसको मैं रिपीट करता हूं, G इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर। मैंने मास और इसको कांस्टेंट रखा है। अगर मैंने x को डिक्रीज किया बाय x%, G विल इंक्रीज बाय 2x%। इसके बारे में डिस्कशन मैंने काफी कर लिया है। R क्या हो गया, डिक्रीज हो गया x% से, तो G विल इंक्रीज बाय 2x% स्क्वायर रहने का। ये डिक्रीज हो रहा है तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा, 2 टाइम्स रहेगा, यानी ये 2% रहेगा। और ये डिक्रीज होगा बाय 1%, तो अल्टीमेटली एक्सपेक्टेड ये है कि 1% से इनफैक्ट इट विल इंक्रीज, इट इज इंक्रीजिंग बाय 1%। वेल एनीवे, ये शॉर्टकट मेथड जो है, इसके अलावा अपन एक दूसरा रूल यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड। अगर ये कुछ कंफ्यूजन अगर होता है तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक वेरिएबल अगर चेंज होता है तो आप चेंज यूज कीजिए उसका। इफ देयर इज अ चेंज इन जस्ट वन वेरिएबल, यूज दिस। लेकिन दो साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे तो अपन एक रेगुलर मेथड से कर लेंगे। आपका जो नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस विल बी इक्वल टू g। इसको आपने 1% से बढ़ा दिया है तो इट विल बी 1.01 m। इट इज बीन डिक्रीज, डिक्रीज करने का मतलब होगा इट इज इक्वल टू 0.99 m, और ये रहेगा इक्वल टू 0.99 द होल स्क्वायर इनटू r। ये आने का रीजन मैं बता देता हूं। 1% की बढ़त से m डैश इज इक्वल टू m प्लस 1% ऑफ m, तो ये रहेगा m प्लस 0.01 m। इट इज इंक्रीज नहीं, इट इज डिक्रीज, तो मैं यहां पर माइनस साइन ले लूंगा एंड अल्टीमेटली आई हैव दिस टू बी इक्वल टू 0.99 कैपिटल M। ये मिल गया। एंड 1% से अगर मास को डिक्रीज किया तो नया मास कितना होगा, 0.99 m हो जाएगा, और आपका नया रेडियस बनेगा इक्वल टू 0.99 द ओल्ड रेडियस। ये दोनों को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे मिलेगा GM अपॉन R स्क्वायर, and this is equal to 0.99 upon 0.99 the whole square, और इसका मतलब होता है the previous acceleration due to gravity, तो यहां पर अल्टीमेटली मुझे मिलेगा 0.99। एक बात अभी ध्यान में रखेंगे, इसका एक पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं पहले और एक बार। The new value of G dash will be equal to GM dash अपॉन R डैश स्क्वायर। तो ध्यान में रखेंगे M का मतलब होगा, M डैश का मतलब होगा 0.99 M, और R डैश का मतलब होगा 0.99 R। दिस इज व्हाट यू गेट। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलने चाहिए ये इक्वल टू 1.01 G के करीब आता है। 0.99 को 1 डिवाइड बाय 0.99 करेंगे तो 1.01 आएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू G 0.01 G, एंड दिस इज इक्वल टू G प्लस 1 अपॉन 100 टाइम G। इसका मतलब यह होता है बढ़त कितनी की हो गई, बढ़त हो गई इनफैक्ट 1% की। देख लीजिए, इट इज व्हाट 1 अपॉन 100। 1 अपॉन 100 का मतलब यह होता है बढ़त कितनी की होगी, 1% का इंक्रीज हो गया। इनफैक्ट दैट इज द आंसर। मैं रिपीट कर रहा हूं, G डैश इज इक्वल टू G M डैश R डैश स्क्वायर। 1% के डिक्रीज के साथ मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया, तो M के जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया क्या है 0.99 M, और यहां पे सब्स्टिट्यूट किया 0.99 R। कैलकुलेशंस के बाद 1.01 का मतलब यह होता है बढ़त कितनी की हो गई है, 1% की बढ़त हो चुकी है। प्रॉब्लम नंबर 322 में a body starts from rest from a distance r0 from the center of the earth. The velocity acquired by the body when it reaches the surface will be equal to what? And r is equal to capital R is the radius of the earth. आप कोई भी बॉडी, this is the radius r, इसका डिस्टेंस था इक्वल टू r0। जब वो अप्रोच करेगा the velocity will go on increasing and the potential energy will go on decreasing. तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन
ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब पार्टिकल अप्रोच करेगा उसकी वेलोसिटी बढ़ते रहेंगे एंड द पोटेंशियल एनर्जी विल गो ऑन डिक्रीजिंग। सो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, ये स्टेप ध्यान में रखेंगे, इट इज इनिशियल माइनस फाइनल। हम मान लेते हैं कि यहां पर वेलोसिटी हो चली है v, सो गेन इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर और हमको क्या निकालना है, ऑन द सरफेस। नाउ इनिशियल कितना रहेगा पोटेंशियल एनर्जी, दिस विल बी इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन r0। फाइनल कितना रहेगा, इट हैज रीच्ड द सरफेस, सो इट इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन r, इट इज ऑन द सरफेस, दिस इज इक्वल टू माइनस m v स्क्वायर। m कैंसल होगा थ्रू आउट, और इनफैक्ट हमारा इंटरेस्ट किसमें है, वी वांट टू फाइंड द वेलोसिटी, सो वी हैव v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 को इधर ले लिया मैंने, ये हो गया प्लस, सो दिस इज इक्वल टू gm अपॉन r माइनस gm अपॉन r0। So the ultimate answer is root of 2 times gm। gm को मैंने कॉमन निकाल लिया, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r0। इसको रिपीट करता हूं मैं, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को मैं लूंगा इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल यहां पर था, इट इज माइनस gm अपॉन r0, फाइनली सरफेस पे पहुंच गया, तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी माइनस gmm अपॉन r। इसको सॉल्व करके आपको रिजल्ट मिल गया। इनफैक्ट नंबर इज 330 दैट a person brings a mass of 1 kg from infinity to the point A. Initially the mass was at rest, but it moves at a speed of 2 meters per second and reaches A. The work done by the person, the mass आपको निकालना है। नंबर इज 330। इसके लिए तरीका क्या रहेगा, वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस द इनिशियल एनर्जी, दैट द वर्क डन बाय द पर्सन। मेरे ख्याल से इट्स वेरी क्लियर। बॉडी एट सम पर्टिकुलर पॉइंट, उसका पॉइंट ए तक लेके आ रहा है, आदमी उसको लेके आ रहा है, so definitely work done by him will be equal to final minus initial। so यहां पर in fact so what is the final now, पहले इनिशियल देख लेते। इनिशियल is infinite distance, तो इन्फिनिट डिस्टेंस पर रहने के कारण उसकी पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, काइनेटिक एनर्जी इज अगेन इक्वल टू 0, तो इनिशियल आपका बन गया इक्वल टू 0 द फर्स्ट पार्ट। फाइनल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी उसके पास है हाफ mv स्क्वायर। इट हैज रीच्ड द पॉइंट, कहां पहुंच गया, इट हैज रीच्ड द पॉइंट ए, सो उसकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी इक्वल टू मास इनटू पोटेंशियल एट ए। इसको हम प्लस साइन देंगे, VA कितना रहेगा, VA will be equal to in fact हमको VA निकालना है, so this is what the final potential energy is equal to what, mass multiplied by potential at that particular point. So we have VF minus VI is equal to work done, and the work done by the person is equal to minus 3 joules. Final कितना है 0 minus initial, so this will be equal to minus half mv square, and this will be minus half m into a, and this is equal to minus 5. Mass is equal to 1 kg, तो मुझे मिलेगा, मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो दिस विल बी इक्वल टू m into va
दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, उसको इधर लेके आ जाएंगे तो दैट इज इक्वल टू प्लस हाफ प्लस 5। सो ये दोनों यहां से कैंसिल करके उसको उधर लेके जाएंगे। सो आई हैव दिस वी ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 1। मास इज इक्वल टू 1, ठीक है, मास यहां पे लिख लेते हैं। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी? The velocity which it has acquired is equal to 2. So we have this to be equal to 2 square upon 2, 5 upon 1. एक माइनर मिस्टेक हो गई थी अपनी यहाँ पर। फाइनल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू दिस मच, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन। तो फाइनल को मैं पहले सब्स्टिट्यूट करूंगा एंड this is the final minus initial is equal to work done, and so I have m into VA is minus 3 minus half mv square। तो मुझे यहां पे मिलेगा minus 3 minus half 1 into 2 square, तो मुझे मिलेगा m into VA is equal to minus 5 is equal to minus 5. So VA is minus 5 upon m, which is minus 5 upon 1. This is equal to minus 5. So potential energy in fact is equal to minus 5. I think the answer is very clear now. It is joules per kg. मैं रिपीट कर रहा हूं, पार्टिकल इंफिनिटी पे था, इंफिनिटी पे टोटल एनर्जी कितनी रहेंगी? 0। जब ऑन द सरफेस आ जाएगा, जहां पर भी पॉइंट ए पर आता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेंगी? हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी विल बी मास मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। सब्स्टिट्यूट करके आप उसका आंसर लेके आ गए। और नंबर 345 में देख लीजिए, व्हाट्स गिवन टू यू, अ रॉड इज गिवन टू यू जिसका लेंथ एल है, मास इज इक्वल टू कैपिटल एम। एक यहां पे पार्टिकल रखा है जिसका मास है स्मॉल है एट अ डिस्टेंस ए। आपको निकालना है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर जो पार्टिकल है, मैं ये एंड अगर कंसीडर करूंगा, इसका डिस्टेंस सिर्फ ए है, लेकिन जैसा मैं दूर जाऊंगा तो व्हाट विल हैपन, द डिस्टेंस विल गो ऑन इंक्रीजिंग, और डिस्टेंस बढ़ते जाएगा इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल गो ऑन डिक्रीजिंग। और मुझे यहां पर निकालना है टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस रॉड ऑन दिस पार्टिकल ऑफ मास है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसके डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट डिस्टेंस पर है फ्रॉम एम। डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डेफिनेटली डिक्रीज। तो सभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे टू गेट द रिजल्टेंट। मैंने एक एलिमेंट लिया है जिसका मास है dm, थिकनेस है इक्वल टू dx, उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, द टोटल डिस्टेंस इस एलिमेंट का रहेगा x प्लस a। एक एलिमेंट लिया जिसका मास है dm, द एलिमेंट थिकनेस इज इक्वल टू dx एंड द टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस a। द फोर्स exerted by that element will be equal to g into dm into m, mass of the element into that mass upon x plus a the whole square। तो यहां पर मैं लिखूंगा the force exerted will be equal to gm। now what is this element equal to? It is equal to mass per unit length। mass per unit length means total mass upon total length। mass per unit length multiplied by the thickness which is equal to dx upon x plus a the whole square। तो ultimately मुझे मिलेगा the force is equal to how much? It is g m capital M small m dx upon L in bracket x plus a the whole square। तो टोटल फोर्स अभी देख लीजिए, हमने ये फोर्स निकाला exerted by this element,
तो टोटल फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। विल हैव टू इंटीग्रेट दिस बिटवीन द लिमिट्स x इज इक्वल टू 0 टिल x इज इक्वल टू l। मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा। अब इंटीग्रेशन करने से पहले यहां पर कैसा x प्लस a आ चुका है, एक थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से x प्लस a इज इक्वल टू y में लेता हूं, तो अगर मैंने x इज इक्वल टू 0 लिया तो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 अगर लेता हूं तो y इज इक्वल टू a आएगा। और एक बात है, अगर x इज इक्वल टू l लेता हूं मैं, तो आपका y आएगा l प्लस a। दैट शुड बी वेरी क्लियर। सिर्फ इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से x प्लस a मैंने कितना ले लिया, x प्लस a आई एम टेकिंग दिस टू बी इक्वल टू y। तो x अगर 0 है तो y इज इक्वल टू a, x अगर l है तो y इज इक्वल टू l प्लस a। और एक बात देख लीजिए, इस इक्वेशन को x प्लस a इज इक्वल टू y, तो dx इसका डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू dy, तो dx इज इक्वल टू dy। तो अभी इंटीग्रेशन करते हुए सो df इज इक्वल टू, यहां पर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन मैं कैसे लेने वाला था, फ्रॉम x इज इक्वल टू व्हाट, यहां पर x इज इक्वल टू a लेना था मुझे, बिकॉज इनफैक्ट ये जो है यहां पर x इज इक्वल टू, यहां पर कितना रहेगा, इट विल बी इक्वल टू 0 और यहां पर रहेगा x इज इक्वल टू l, इस प्रकार से आएगा। तो ऑल्टरनेटिवली इस पर्टिकुलर फंक्शन में तो ये देखिए gmm अपॉन dy अपॉन l, और ये रहेगा x प्लस a द होल स्क्वायर के जगह में मैं लिखूंगा y स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर पूरा का पूरा इसको कंसिडर करने के लिए मैं स्टार्ट यहां से करूंगा, x इज इक्वल टू 0। when x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू a, तो मुझे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन में a रहेगा, एंड x इज इक्वल टू l अगर मैं लेता हूं तो y आएगा l प्लस a। ये हो गया उसके लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। सो वी हैव gmm अपॉन l, और ये रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस से बात करेंगे, दिस इज l, और यहां पर दिस विल बी इक्वल टू -1 अपॉन y, एंड दिस इज इक्वल टू l प्लस a, एंड दिस इज a। सो अल्टीमेटली वी हैव gmm अपॉन l, और ये रहेगा आपका माइनस साइन है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के जगह में लोअर लिमिट माइनस द अपर लिमिट लेते हैं। सो ये आपको मिल गया। सो व्हाट यू हैव हियर, gmm अपॉन l, यहां पर a l प्लस a, और यहां पर l प्लस a माइनस a। तो अल्टीमेटली द टोटल फोर्स which will act is given by, one l will get cancelled, it is gmm upon what is left, it is equal to a l plus a, and that's the answer। यहां पर ध्यान में रखेंगे ये एलिमेंट का डिस्टेंस a है, लेकिन जैसा आप दूर जा रहे हैं एलिमेंट का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। हर एलिमेंट का डिस्टेंस डिफरेंट है, इसलिए मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं। मैंने एक एलिमेंट लिया dm, उसका थिकनेस लेंथ कितना है dx, द फोर्स एक्सर्टेड बाय दैट एलिमेंट इज इक्वल टू dm इनटू m रहेगा। मास ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ व्हिच इज टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू dx। इसको इंटीग्रेट करने से पहले हमने क्या किया, x प्लस 8 को सब्स्टिट्यूट किया इज इक्वल टू y, एंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी वहां पे चेंज हो गई जिसका डिस्कशन मैं कर चुका हूं, and this is the result which is obtained। और नंबर 320 में रिपीट कर रहा हूं, JEE 2014 में पूछा गया था ये। 4 particles each of mass capital and equidistant from each other move under a circle, move along a circle of radius r under the action of the mutual gravitational attraction, the speed of each particle आपको निकालना है।
तो जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड ऑन दिस पार्टिकल बाय द अदर थ्री पार्टिकल्स हम निकाल देते हैं. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड ऑन दिस पार्टिकल बाय दिस एंड दिस मुझे निकालना है. ये 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है. The force of attraction exerted by 2, by 3 and by 4 on 1 मुझे निकालना है. So total force आप देख लीजिए आप, this force, ये force F है, ये एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री, यानी ये एंगल कितना रहेगा 45 डिग्री. This has to be equal to 45 डिग्री. तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना रहेगा? It will be equal to F cosine of 45. उसका भी कंपोनेंट डायरेक्शन में रहेगा F कोसाइन ऑफ 45. ये डायरेक्ट फोर्स F1 है एंड दिस इज इक्वल टू द नेट फोर्स व्हिच विल एक्ट ऑन इट. मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना रहेगा? इट विल बी F कोसाइन 45, F कोसाइन 45 एंड दिस इज इक्वल टू F1. तो मुझे यहां पर मिलेगा F अपॉन रूट 2 F अपॉन रूट 2 plus F1 is equal to F, and so we have 2 times F upon root 2 plus F1 is equal to F. So ultimately I have root 2F plus F1 is equal to F. तो सबसे पहले मैं F निकाल लेता हूं. ये डिस्टेंस दोनों के बीच में ध्यान में रखेंगे, ये डायगोनल है, डायगोनल कितना 2r है and this has to be equal to root 2x. तो x उतना आ गया है, तो यहां पर मुझे मिलेगा रूट 2 एंड व्हाट इज दिस F इक्वल टू? F विल बी इक्वल टू G m into n which is m स्क्वायर, और ये डिस्टेंस आता है उसका स्क्वायर करेंगे तो ये रहेगा रूट 2r द होल स्क्वायर. ये डिस्टेंस कितना है? इज इक्वल टू 2r. सो अगेन द सेम थिंग G m स्क्वायर, और यहां पर रहेगा 2r द होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू F द टोटल फोर्स. अब एक काम करेंगे, दिस टोटल फोर्स इज इक्वल टू, मैं जी एम स्क्वायर को बाहर निकाल लेता हूं, आर स्क्वायर भी बाहर निकाल लेते हैं. तो यहां पर ये कितना बचेगा? रूट 2 इंटू रूट 2 है. तो न्यूमरेटर में आपका क्या बचेगा? ये कैंसिल होके यहां पर बचेगा 1 अपॉन रूट 2. यहां पर 2 स्क्वायर यानी ये 4 आएगा. एंड सो अल्टीमेटली F इज इक्वल टू, 4 यहां से बाहर निकाल लेते हैं, जी एन स्क्वायर अपॉन 4 आर स्क्वायर. 4 यहां पर आ गया तो यहां बचेगा 2 रूट 2 प्लस 1. तो टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गिवन टू यू. ये हो गया टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं इक्वेट करूंगा टू m v स्क्वायर अपॉन r द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो एक r आपका यहां पे कट जाएगा, 1 मास टर्म विल गो, सो वी हैव v इज इक्वल टू रूट ऑफ gm. एक काम करेंगे, 2 को यहां से बाहर निकाल लेते हैं, ये r एंड दिस विल बी 2 रूट 2 प्लस 1. दिस शुड बी द आंसर. ये टोटल फोर्स हमने निकाल लिया, इतना आता है, और टोटल फोर्स को मैंने इक्वेट कर दिया टू सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सो दिस इज द रिजल्ट. रिजल्ट इज ओके, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर. एक प्रॉब्लम जो है मिस कर लिया था मैंने, इट इज 335. 335 में द पीरियोडिक टाइम ऑफ द सिंपल पेंडुलम is given by this equation. सेकेंड्स पेंडुलम में तो t is equal to 2 जो भी है. अब इन्होंने ये बोला गया है कि सेकेंड्स पेंडुलम का कितना रहेगा इन अ सैटेलाइट. इन द सैटेलाइट g इफेक्टिव इज इक्वल टू 0, और g इफेक्टिव अगर 0 होता है तो t विल बिकम इक्वल टू इनफाइनाइट. ये ध्यान में रखेंगे, t is equal to infinite. इसका मतलब क्या होता है? The periodic time is equal to infinite. इसका मतलब होता है कि the pendulum does not oscillate. ये ध्यान में रखेंगे. मैं रिपीट कर रहा हूं,
इफेक्टिव जी 0 रहने के कारण टी कितना बन गया, इन्फिनिटी। तो हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, ऐसा बोलेंगे आप दैट इट डज नॉट ऑसिलेट। वेल, विद दिस डिफिकल्टी सेशन 6 ले लिया मैंने, आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट। और एक आधा प्रॉब्लम अगर रहता भी अगर है तो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। लेकिन द नेक्स्ट चैप्टर जो मैं भी डील करने वाला हूं, इट इज ऑन इलास्टिसिटी, ध्यान में रखेंगे आप। तो इलास्टिसिटी का रिवीजन कर लेंगे, मैं भी फास्ट उसका रिवीजन कर लूंगा, देन डायरेक्टली आई विल स्टार्ट विद द मल्टीपल चॉइस। थैंक यू।